इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की कि अगर कोई गवाह है, कोई विटनेस है, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जा सकता है। देखिए, अगर आप नए वकील हैं, नए एडवोकेट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। पहले विटनेस आता है कोर्ट में, उसके बाद सबसे पहले उसका होता है चीफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ होता है इसका, विटनेस का। जो विटनेस को पता होता है, जो गवाह को पता होता है, जिस पार्टी का वो विटनेस होता है। जैसे मान के चलिए, कोई सिविल केस का एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी। ए जो है वो प्लेंटिफ है जिसने केस किया है, बी डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ केस हुआ है। तो सबसे पहले ए का विटनेस आता है कोई, सी नाम का विटनेस है, ये कोर्ट में आया। जो भी इसको पता था वो इसने अपने एफिडेविट में दे दिया। उसको भी एग्जामिनेशन इन चीफ बोलते हैं। जब एफिडेविट टेंडर करते हैं कि ये मैं एग्जिबिट लगा रहा हूँ, ये मेरी चीज़ें हैं, ये मुझे पता है, तो इसका एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया। जो भी इसको पता था वो इसने केस से रिलेटेड बता दिया। अब जो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है वो कौन करवाएगा? वो जो प्लेंटिफ होता है वो करवाता है, क्योंकि प्लेंटिफ का विटनेस है। इसके प्लेंटिफ के जो एडवोकेट होंगे वो विटनेस को लाएंगे और उसका चीफ करवाएंगे। अब उसका होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है? दूसरी पार्टी करती है, ऑपोजिट पार्टी करती है, जो बी है। प्लेंटिफ का विटनेस है सी, प्लेंटिफ के हक में गवाही देने आया, एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी दूसरी पार्टी जो डिफेंडेंट है। अब जब इसको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, यही मेन वकालत है कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना है। एडवोकेट को अगर ये क्लैरिटी है तो वही अच्छा एडवोकेट है। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन जो होते हैं, देखिए एग्जांपल देता हूँ कि आप पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, या आप क्या काम करते हैं, आपकी इनकम कितनी है, जब ये प्रॉपर्टी की डील हुई थी तो आप कहाँ पर थे, आपने सिग्नेचर किए थे या नहीं किए थे। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपने पूछने होते हैं। लेकिन सिर्फ यही एग्जामिनेशन मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में भी दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में आता है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका जवाब जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए ये जो गवाह है, इससे आपने पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो। ये कहेगा कि मैं यहाँ पे भी रहता हूँ, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ या मैं बेंगलोर में रहता हूँ। इसका जवाब ये हाँ या ना में तो नहीं दे सकता। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में आता है। जैसे कि आपने इसी गवाह से ये पूछा कि क्या आप बेंगलोर में रहते हैं, तो अगर ये बेंगलोर में रहता है तो इसका जवाब आएगा हाँ, और अगर ये नहीं रहता तो इसका जवाब आएगा ना। तो ये आपने डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन मैंने, कौन से क्वेश्चन का आंसर मैंने हाँ या ना में लेना है, और कौन से क्वेश्चन को मैंने जो आंसर है वो गवाह से एक्सप्लेन करवाना है। ये आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, जब कोई क्वेश्चन का आंसर आता है तो कई बार नया क्वेश्चन सामने निकल कर आता है, तो वो भी आपको अलर्ट रहना चाहिए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर मुझे लेना चाहिए गवाह से। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर वो होती है सजेशंस की। क्रॉस एग्जामिनेशन तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जब आपने सजेशंस देने हैं, इसी पर आपकी मेन जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो टिका होता है। सजेशंस हमेशा आपने अपने डिफेंस से लेने हैं। जिस डिफेंस पर, जिस पॉइंट्स पर आप केस लड़ना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड आपके सजेशंस होने चाहिए। सजेशंस कभी भी आप ऐसे फैक्ट्स पर ना लें जिनके बारे में आप खुद ही कंफर्म नहीं हैं। अगर आप उल्टे सीधे सजेशन लेते हैं तो आप अपना केस जो है वो बिगाड़ लेंगे, ख़राब कर लेंगे। एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। जैसे कि जो विटनेस है उसने कहा कि मैं बेंगलोर में रहता हूँ, लेकिन आप ये कंफर्म हैं कि वो बेंगलोर में नहीं रहता है, वो कहीं और रहता है। तो यहाँ पे आपका सजेशन देना बनता है, क्योंकि आप कंफर्म हैं, ये आपके डिफेंस का पॉइंट है। तो आप यहाँ पर सजेशन देंगे। सजेशन क्या देंगे कि इट इज़ रॉन्ग टू सजेस्ट, कि आप ये झूठ बोल रहे हैं। हालांकि इसकी जो सजेशंस की जो लैंग्वेज होती है, कानूनी लैंग्वेज, वो अलग तरीके की होती है। लेकिन यहाँ पे आपने सजेशन देना है कि आप गलत बोल रहे हैं कि आप बेंगलोर में रहते हैं, बल्कि आप कहीं, आप दिल्ली में रहते हैं या आप मुंबई में रहते हैं। तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर इंग्लिश में लिखवाते हैं तो आप ये लिखवा सकते हैं कि इट इज़ रॉन्ग टू सजेस्ट
इट इज़ रॉन्ग टू सजेस्ट, क्योंकि ये आपकी सजेशन है। ये गवाह नहीं बोल रहा है, गवाह तो सिर्फ बोल रहा है कि मैं बेंगलोर में रहता हूँ। आपको पता है कि वो बेंगलोर में नहीं रहता है, तो आपने यहाँ पे सजेशन देना ही देना है, क्योंकि आप कंफर्म है। इट इज़ रॉन्ग टू सजेस्ट दैट यू लिव इन बेंगलोर इंस्टेड ऑफ दिल्ली, या कहाँ पर भी। तो ये आपकी सजेशन आ गई। तो यहाँ पर सजेशन जो है वो आपके डिफेंस से लेना होता है, आपने उल्टा सीधा सजेशन कभी ना लें। और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है ना, जो वकील, मतलब कहने का ये है, या नया होता है या जो मैच्योर वकील नहीं होता है, वो जो सजेशन होता है वो सजेशन ही गलत लेता है। अदरवाइज़ क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल पूछने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन कहाँ पे कौन सा सजेशन देना है ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। एक तो हो गया ये बात। अब मैं बात करूँगा कि एग्ज़ामिनेशन इन चीफ हो गया, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हो गया, आपके सजेशंस भी आ गए। तो एक होता है री एग्ज़ामिनेशन। री एग्ज़ामिनेशन इन चीफ मतलब विटनेस का जो होता है, इसके बारे में भी कम क्लैरिटी है लोगों को। पहले आपने एग्ज़ामिनेशन इन चीफ हुआ, उसके बाद क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हुआ। अगर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में कुछ बातें ऐसी हैं जो खुल के बता नहीं पाया जो है विटनेस, तो जिस पार्टी का विटनेस है, जैसे ये ए नाम का व्यक्ति था, ये विटनेस लाया था अपने हक में सी नाम के व्यक्ति को, जो प्लेंटिफ था। तो अगर प्लेंटिफ को ऐसा लगता है, प्लेंटिफ के वकील को, कि ये सी नाम के क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है कुछ बातें रह गई हैं, तो ए नाम का जो प्लेंटिफ है वो अदालत से रिक्वेस्ट कर सकता है अपने ही गवाह को री एग्ज़ामिनेशन करने के लिए। और री एग्ज़ामिनेशन में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लिमिटेड बातें पूछ सकते हैं, री एग्ज़ामिनेशन में भी आप गवाह से जो है, अपने ही गवाह से काफ़ी बातें जो हैं खुलकर, जो भी पॉइंट रह गए हैं वो क्लैरिटी ले सकते हैं, अगर अदालत आपको इसकी मंजूरी दे देती है। तो री एग्ज़ामिनेशन में भी आप जो है, देखिए ऐसा है कि इसमें मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में मान के चलिए ऑपोजिट पार्टी के वकील ने पूछा कि आप इस तारीख को दिल्ली गए थे, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि क्यों गए थे। और आपके लिए ये फेवर में बात है कि अगर ये पॉइंट आ जाता कि वो दिल्ली तो गया था लेकिन क्यों गया था, लेकिन ये क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में पूछे नहीं गया, तो जब आप री एग्ज़ामिनेशन करेंगे तो आप उसी गवाह से जो आपके हक़ में आया है उससे पूछेंगे कि आप दिल्ली गए थे इस तारीख को, वो बोलेगा हाँ। अब आप इसमें पूछोगे कि क्यों गए थे, तो जब उसने क्यों बता दिया कि क्यों गया था मैं, तो वो ये बात आपके फेवर में है, तो वो पॉइंट आ गया। अब कोर्ट को भी पता चल जाएगा कि इस तारीख को ये गवाह दिल्ली गया था और क्यों गया था, तो ये क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन वाले वकील ने तो पूछा ही नहीं था, क्योंकि वो ये बात उसके फेवर में नहीं थी, इसलिए इसने पूछा नहीं। और आपसे भी जो चीफ एग्ज़ामिनेशन में ये रह गई ये बात, तो फिर री एग्ज़ामिनेशन भी आप कर सकते हैं, ऐसे होगा री एग्ज़ामिनेशन। तो ये सिंपल पॉइंट्स हैं जो मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कैसे करना है और उसमें सजेशंस कैसे देने हैं, री एग्ज़ामिनेशन कैसे कर सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कुछ पॉइंट्स अगर रह गए हों या ना समझ में आए हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी नॉलेज वाली लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट पर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद।